हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आप अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2025 की परीक्षा में, तो इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकते हैं, सारे प्रश्न यहाँ पर आपको करवा रहा था। इस सीरीज में आपके लगभग मतलब कि अभी तक 10 पार्ट तक हो चुके हैं। आज आपका 11वां पार्ट रहने वाला है, जो कि आपका सीरीज का लास्ट पार्ट रहने वाला है। यदि आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट और इस वाले पार्ट को देख लिया तो क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन के साथ में आंसर भी आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ, आंसर भी बताता हूँ कि किस क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, यदि अति लघु में आए तो क्या लिखना है, लघु में आए तो क्या लिखना है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पर। वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग पार्ट नंबर 11 यानी कि जो लास्ट पार्ट रहने वाला है इस वाली सीरीज का, उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और जो क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में उसको आइए देखना शुरू करते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, जो कि आपका हो जाता है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या होता है? देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। तो देहली आवृत्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तर में आप लोग क्या बताएंगे, आइए देखते हैं। उत्तर में आप बताओगे कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं देहली आवृत्ति कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं देहली आवृत्ति कहलाती है। सिंपल सी इसकी परिभाषा है, याद कर लीजिए। आगे आप इसमें बताएंगे कि इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, अतः आपका यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। यानी कि जो प्रकाश की देहली आवृत्ति होती है उसमें आप बताएंगे कि देहली आवृत्ति में कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति यानी कि वह प्रकाश की वह सबसे कम या बोल सकते हो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं देहली आवृत्ति कहलाएगी। और जब इससे कम आवृत्ति कर दी जाएगी है तो उसमें क्या होगा कि जब इससे कम आवृत्ति कर दी जाएगी तो प्रकाश से धातु से कोई भी आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अतः जो आपकी देहली आवृत्ति होती है एक विशेष महत्व रखती है, जिसकी वजह से आपके धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो देहली आवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी मैंने लिखना था आप लोग को सारे मैंने आपको बता दिए हैं, नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आपका हो जाता है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हो। हर बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती। सिंपल सा है, लाइन ध्यान से सुनिएगा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। क्या है परिभाषा? कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। यह धातु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि जो धातु होता है इसके पदार्थ की प्रकृति पर कौन निर्भर करता है? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन निर्भर करता है। आगे आप बताएंगे कि सामान्य रूप से इसको W से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सूत्र, W बराबर आपका हो जाएगा H म्यू नॉट, आपका इस प्रकार से हो जाएगा। आप जानते हो म्यू नॉट बराबर आपका क्या होता है C अपान में लैम्डा नॉट। तो यदि आप लोग चाहो तो इसकी जगह पर यानी कि इस वाली की जगह पर चाहो तो C अपान में लैम्डा नॉट लिख सकते हो ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह पर क्या कर देंगे C अपान में लैम्डा नॉट कर देंगे। तो आपका हो जाएगा W बराबर HC अपान में आपका क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट। तो इस प्रकार से सूत्र आपका बनेगा। यहाँ पर जो आपका लैम्डा नॉट होता है आपका देहली तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। क्या है आपका? देहली तरंग दैर्ध्य है। तो इस प्रकार से प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है इसे भी मैंने आपको समझा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ही इजी वे में लिखने का प्रयास करता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको तुरंत याद हो जाए। बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप आराम से याद कर लो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि लुईस दे ब्रोगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या करो। क्या बताना है आपको? लुईस दे ब्रोगली के तरंग और की द्रव्य तरंग की अवधारणा की हमको व्याख्या करनी है। तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि दे ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि जो आपका जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों को भी तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। जिस प्रकार से जो आपके जो ब्रोगली हैं उन्होंने बताया कि जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों को भी तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। अर्थात गतिमान अवस्था में प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दे ब्रोगली तरंग बोलते हैं। याद कर लीजिए इसको भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले पेज बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं और जो क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। पेज को मैं हटा देता हूँ। आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने पेज पर किया है, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए, यानी कि जो ठोस होता है उसमें उपस्थित जो ऊर्जा बैंड होते हैं उसके बारे में आपको बताना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो आप सभी लोग बताओगे कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम आपके निम्नलिखित हैं। क्या बताओगे आप लोग? पहला चालन बैंड तथा संयोजी बैंड आपके ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड है, तो इसीलिए आपको याद कर लीजिए कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम क्या होंगे। तो आप सही बताओगे चालन बैंड होगा और साथ ही में संयोजी बैंड, ये आपके ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड होते हैं। इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका इसमें दिया गया है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। क्या बताना है आपको? एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। तो आप बताओगे कि एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है आवेश वाहक, और जो आपका पी टाइप होता है उसमें कोटर आपका आवेश वाहक होता है। सिंपल सा इसका है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में कोटर आपके आवेश वाहक होते हैं। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हो। क्या दिया गया है? पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। इसमें आप उत्तर में बताएंगे कि पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं करती अवक्षय परत कहलाती। क्या है आपका? कि पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है अवक्षय परत कहलाती है। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं करती अवक्षय परत कहलाती है। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जर्मेनियम को किस प्रकार से हम लोग पी प्रकार का अर्धचालक बना सकते हैं। उत्तर में आप बताओगे, आप लोग क्या बताओगे? उत्तर में आप बताओगे कि जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया आदि की सूक्ष्म मात्रा यदि हम लोग मिला दें तो उसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जर्मेनियम को पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आप बताओगे कि जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे कि एल्युमिनियम, बोरान आदि की सूक्ष्म मात्रा मिला करके इसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी आपका है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि आपके वो परीक्षा में आ सकते हैं, आपके जो बोल सकते हो अति लघु उत्तरीय वाले, वो सारे मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी करने के बाद आप पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने सारी चीज़ों को देखा अच्छे तरीके से तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आया है, और उसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। उसके अलावा यदि आप लोग इसी प्रकार से नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।